काफ़ी दिन हो गया मैं चेकअप अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। तो बेसिकली 24 अक्टूबर यानी कि परसों मैं गई थी चेकअप के लिए। तो ऑब्वियसली मॉर्निंग को चेकअप होता है, मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। यूजुअली मैं व्लॉग्स डालती नहीं हूँ इस चैनल में, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो सारा मैं डाल देती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल ही जाता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे हम चाय पी के थोड़ा सा बिस्किट विस्किट खा के हम निकल गए थे चेकअप के लिए। सो बेसिकली 24 को एक रेगुलर चेकअप था। जिस दिन रेगुलर चेकअप होता है तो डॉक्टर्स बेसिकली बेबी के जो हार्ट बीट है वो देखते हैं। तो उधर एक बेड टाइप का बना है, तो उधर मैं सीट पे लेट जाती हूँ। तो डॉक्टर्स यूजुअली मशीन से चेक कर लेते हैं बेबी का हार्ट बीट कितना है, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स हाथ लगा कर भी देखते हैं कि बेबी कहीं नीचे तो नहीं आ गया, प्रेशर ज़्यादा नीचे तो नहीं लग रहा है। तो 24 को जब डॉक्टर ने चेक किया तब भी डॉक्टर ने यही बोला था कि बेबी का प्रेजेंटेशन सेफेलिक है। मैं पिछले जो एनोमली स्कैन है उसमें भी मैंने शेयर की थी व्लॉग में कि मेरे बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो सेफेलिक है, यानी कि जो सर है वो नीचे की तरफ है। जब सर ऊपर की तरफ होता है तो उसको ब्रिज पोजीशन बोलता है। तो इसको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेबी का जो पोजीशन है वो चेंज होता रहता है। उसके साथ साथ जो एक बहुत ही अच्छी वाली बात थी वो है बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बीच में थोड़ा सा लो था, वैसे पूरे प्रेगनेंसी में ही मेरा 100/60 ऐसा कुछ था। बट जो मैंने 24 तारीख को टेस्ट करवाया उसमें मैंने देखा है 110/70 ऐसा कुछ है, या 110/80, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। और वेट भी मेरा बड़ा है। मैं पूरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मेरा वेट इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारा व्हाट्सएप में एक ग्रुप है जो भी प्रेग्नेंट मॉमीज़ है, तो हम उधर बात करते रहते हैं मेरे फ्रेंड्स के बीच में। लगभग सबके वेट बढ़ा है, मेरा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। और मेरा एक बात ये है कि मैं अगर अच्छे से खाऊं पीऊँ ना तो भी 65 kg के ऊपर नहीं जाता है। अगर खाने पीने का थोड़ा सा भी फ़र्क हो जाता है तो वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। बट इस बार मैंने जाके देखा है 68.5 kg से ऐसा कुछ हुआ है। लास्ट टाइम जब चेकअप में गई थी तब 66.5 ऐसा कुछ था। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बेबी का वेट भी बढ़ा है, वो मुझे भी फील होती थी। उसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे शुगर टेस्ट दिया है फास्टिंग पीपी का। तो बेसिकली मेरे पापा को डायबिटीज़ है, तो पापा इंसुलिन लेता है, इसलिए डॉक्टर ने बोला रिस्क लेने में कोई फ़ायदा नहीं। और जैसे कि मैं अपने पुराने व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ, मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से ही। ऑल्दो मुझे कभी फील नहीं हुई है कि मुझे थायराइड है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब मैंने चेक किया था तो हल्की फुल्की थायराइड आई हुई थी, जो कि ट्रीट करना तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो पहले तो 25 mg डोज मेरा एल्ट्रॉक्सिन मेडिसिन जो है वो चलता था थायराइड का। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी इतना ज़रूरी नहीं है, आप आधा ले सकते हो, यानी कि 12.5 mg। सो बेसिकली उसी को ही चेक करने के लिए एक TSH टेस्ट दिया है, और साथ ही साथ 8 मंथ्स वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो दिया है। डॉक्टर ने बोला कि ये आपके जो लास्ट USG होगा उसका पहला वाला है, यानी कि सेकंड लास्ट है। इसके बाद USG करवा के हम आपको एडमिशन दे देंगे हॉस्पिटल में। और उसके बाद डेफिनेटली बेबी डिलीवरी अगर इमरजेंसी में हो जाता है तो अलग मैटर है, अगर C सेक्शन होता है तो हम दोबारा से करवाएंगे। अब ये व्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि आप लोगों को एक अपडेट देना है मेरे हेल्थ के बारे में। वो है कल रात का जो कंडीशन मेरा था, उसके बाद व्लॉग करने की लायक मैं बिल्कुल थी नहीं। मुझे तो ऐसा था कि मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताऊं, पर सच्ची में मेरा कल हिम्मत इतना भी नहीं था कि मैं उठ के बैठ के फिर व्लॉग बनाऊं। सो बेसिकली एक फेसबुक लाइव था, और उसी के बाद मेरे को कंट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गया। कंट्रैक्शन कुछ इस तरीके से आता है ना, जैसे लगता है कि पीरियड आने वाला है, पीछे से कमर से दर्द होना शुरू होता है। और ये बेसिकली ना 7 मंथ्स लगने के बाद से, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने के बाद से होना शुरू हो गया। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। देखिए प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना बहुत नॉर्मल है, बट मुझे इतना ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ नहीं था अभी तक, तो मेरा डिस्चार्ज नॉर्मल है। बट मेरी जो सिस्टर है, सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा हुई थी उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे। ऑल्सो ये भी फैक्ट है कि उसकी ट्विन प्रेगनेंसी था, और उसके बाद उसके एक बेबी का डेथ हो गया था वो में ही। तो फाइनली शी गिव बर्थ टू अ सिंगल बेबी ओनली। बट मेरे को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो इस कंट्रैक्शन को बेसिकली ब्रैक्सटन हिक्स ही बोलते
बोलते हैं क्योंकि ये फॉल्स कंट्रैक्शन होता है, इससे कुछ होता नहीं है, पेनलेस होता है, बट जो कंट्रैक्शन होता है ना उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि पीरियड आने वाला है, पीरियड जैसा पेन होता है हल्का फुल्का। तो बेसिकली मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कल कहा है, कल नहीं सॉरी 24 को डॉक्टर ने मुझे 24 को ये कहा है कि अभी आपके 7.5 महीना चल रहा है, तो किसी भी टाइम आपके जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि 7 मंथ्स हो जाने के बाद ऐसा मानते हैं कि लेबर पेन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा क्योंकि ये आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो चांसेस है तो नहीं, बट फिर भी आप ध्यान से रहना, क्योंकि 8 मंथ्स में अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो साथ ही साथ हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर को पूछी थी कि क्या क्या सिम्टम्स है, क्या आप बता सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने यही बोला है कि वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, पानी टूट जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। तो शुक्र है अभी तक मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट कल रात को मेरा ऐसा हालत था, बीच में 2-3 दिन मेरे को ऐसा हुआ भी था रात के टाइम। इनफैक्ट एक बार कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया था, तो मैं रात को बेड पे लेटे रो भी रही थी और मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि थोड़ा सा मालिश कर दो। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में तो बहुत ज़्यादा दर्द है। चलो ये तो गई साइड में। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर इमरजेंसी होता तो आज शाम को शायद हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम तो है, परसिस्ट कर रहा है और आगे जाके बढ़ेगा, मुझे भी पता है। बट जो मेन प्रॉब्लम होना शुरू हुआ वो है बॉडी और बेली में ईचिंग। देखिए इस टाइम पे तो ईचिंग होता है, सेंसेशन, बट मेरा इतना भी नहीं होता है कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़े या कुछ करना पड़े। मैं नॉर्मल वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाती हूँ अपने स्किन में। तो क्या हुआ ना कि 2 दिन पहले जब मैं कोकोनट ऑयल लगा रही थी तो पापा ने बोला कि अभी ठंड आ गई है बेसिकली कोलकाता में, तो डू वन थिंग कि ऑयल मत लगाओ, अभी कोई मोटा सा क्रीम लगा लो जो आपके बॉडी में रहेगा पूरा दिन। तो ये सुन के मैं 2 दिन से क्रीम लगा रही थी और वो क्रीम लगा रही थी जिसका एक्सपायरी ख़त्म हो गया। मैं ख्याल नहीं की थी और ये क्रीम मैं बहुत 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 ज़्यादा लगाती थी एक टाइम पे, बट मेरे को ध्यान में ही नहीं था कि उसका एक्सपायरी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो अभी मम्मी यूज़ करती है। सो फर्स्ट डे का जो नाइट था वो तो गुजर गया, बट सेकेंड डे यानी कि कल रात को एक तो कंट्रैक्शन हो रहा था और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, मेरे पूरे थाइस और पैर में, हाथ में, बेली में बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रहा था। बेसिकली मैं जिधर जिधर वो क्रीम लगाई हूँ उधर उधर ही मेरा इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगा था। एंड आफ्टर दैट मैं खुद हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इस टाइम पे होता तो है बट इतना भी नहीं कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। रात को क्रीम लगा कैसे भी करके मैं सो गई थी एंड मॉर्निंग को जैसे ही 9 बजे मेरी नींद खुली उसके बाद से इतना ख़तरनाक इचिंग हो रहा है, इतना ख़तरनाक मेरे से रुका नहीं जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही सजेस्ट किया कि जल्दी से तुम नहा लो, नहा के में भी फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने नहा ली थी और उसके बाद जो मेरा कंडीशन हुआ था, मैं शूट तो नहीं कर पाई बट मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ। एक तो नहाने के बाद स्किन ड्राई हो जाता है, ऊपर से मौसम भी ड्राई है एंड साथ ही साथ जो इन्फेक्शन वाली इचिंग है हाथ पार कर दिया था। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आज 4 बजे डॉक्टर इधर बैठते हैं, नॉर्मल फिजिशियन ही है, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि एलोवेरा जेल लगा के देखो। तो ये वीडियो बनाने का बेसिकली यही मोटिव है, अगर आप ऐसे सिचुएशन के थ्रू से जा रहे हो और इचिंग वाला कोई भी प्रॉब्लम है तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो छत पे हमारा एलोवेरा के बहुत सारे प्लांट्स हैं एंड बिकॉज इट्स एंटीसेप्टिक तो हम रखते हैं और सबके घर पे होनी चाहिए। सो नहा के मेरे से बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था, तो मैं जल्दी से छत पे गई, एलोवेरा का एक स्टिक लेके आई, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने लगाई है अपने स्किन में। एंड उसके बाद जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है गाइस, ज़रूर ट्राई करना। अगर आप कुछ भी लगा रहे हो, मेडिसिन्स लगा रहे हो, कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हो, आपके अगर लैक्टोकैलामिन जैसा कुछ भी लगा रहे हो, एलोवेरा जेल ज़रूर ट्राई करना अगर आप भी इस टाइप के ईचिंग वाले प्रॉब्लम से जा रहे हो। बहुत अच्छे से उसके ऊपर मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाई थी, आपको किसी भी जगह पे मिल जाएगा। तो मैं एक प्रेगनेंसी ऐप से ही इसको ख़रीदी थी। इतना ज़बरदस्त काम किया, 1 घंटे के अंदर ही अंदर मेरे जो इचिंग वाला सेंसेशन है वो भी चला गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिली थी। सो गाइज बेसिकली इस टाइम पे बहुत एहतियात के साथ रहना पड़ता है, तो मेरे मिस्टेक के कारण ही ये हुआ था एंड वी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल, या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता हमको आज। अगर ये काम ना होता, अभी 80% काम है, 20% इरिटेशन तो है, बट काफ़ी ज़्यादा सुकून एंड रिलीफ मिली। अगर आप लोग भी ऐसे प्रॉब्लम से जा रहे हो
तो प्लीज़ एलोवेरा जेल एंड वर्जिन कोकोनट ऑयल ज़रूर ट्राई करना। पहले अच्छे से एलोवेरा लगा लेना, उसके बाद ऑयल लगा लेना। तो आई होप दैट आपका भी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है।